बहुत बहुत बधाई हो सिद्धारमैया जी। आपने ना ना करते करते तीसरी बार सत्ता हासिल कर ली। 2 बार पहले भी मना कर चुके थे, इस बार भी आखिरी चुनाव था, लेकिन आखिरकार सत्ता आपको मिल गई। डीके शिव कुमार को आपने पछाड़ दिया है और अब ये तो तय भी हो गया है कि अब आप ही के नेतृत्व में कर्नाटक आगे बढ़ेगा। तो क्यों ना दोस्तों इनसे इनके कुछ विचार भी जान लेते हैं जो इन्होंने पहले ही कहा है। तो क्यों सिद्धारमैया जी, हिंदुत्व के बारे में आप क्या कहेंगे, जरा बताइए ना। हिंदुत्व बेरे, हिंदू धर्म बेरे। दोस्तों आप ट्रांसलेशन देखते चले जाइएगा, क्योंकि कन्नड़ में ये कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व हिंदू धर्म से अलग है। क्यों सिद्धारमैया जी, यही कह रहे हैं ना। ಆದರೆ ಮನುವಾದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಿಂದುತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೊಲೆ, ಹಿಂಸೆ, ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ये भी कन्नड़ में है। और जानते हैं जो न्यूज़ क्लिपिंग्स मैंने देखा दोस्तों, उसमें ये कह रहे हैं सिद्धारमैया जी कि हिंदुत्व और मनुवाद में हिंसा और डिवीजन को बढ़ावा दिया जाता है। अच्छा एक बात सच सच बताइए सिद्धारमैया जी कि क्या आपको किसी से डर लगता है, बताइए ना। ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಹತ್ರ ಉದ್ದಿನ ನಾಮ ಹೊಡ್ಕತಾರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ। अरे बाप रे, कुमकुम टीका लगाए हुए लोगों से सिद्धारमैया जी को डर लगता है। सुनकर यकीन तो नहीं होता ना, लेकिन इन्हें डर लगता है। वैसे दोस्तों मुझे कन्नड़ आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ही डिटेल से ये चीज़ें देखने का प्रयास किया जो न्यूज़ चैनलों ने दिखाया। और आप चाहें तो ये पूरा बयान कि इन्होंने क्या कहा वो आप देख सकते हैं। ट्रांसलेशन पढ़कर मैंने चीज़ें दिखाई, ये फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा भी दे रहा हूँ। वैसे सिद्धारमैया जी को भले ही कुमकुम टीका लगाए हुए लोगों से डर लगता हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे उन्हें ज़रा भी डर नहीं लगता। जैसे कुछ वीडियो वायरल हो रहा है, मैं उसमें से सिर्फ एक वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। एक महिला ने इनसे सवाल क्या पूछ लिया, देखिए ना कैसे अपमानित कर रहे हैं, इनको डर नहीं लगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन उन वीडियो को तो आप सोशल मीडिया पर देख ही लेंगे। लेकिन जानते हैं दोस्तों, कहानी इतनी सी नहीं है। कहानी सिर्फ इस वीडियो या इन बयानों में नहीं है, बल्कि जिस प्रकार से सिद्धारमैया को कर्नाटक की बागडोर मिलने वाली है और अगले 5 साल तक वो राज्य का शासन चलाने वाले हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखना बाकी है। और इसीलिए मैंने कोशिश की है कि उनके व्यक्तित्व के हिसाब से जो उनके पुराने बयान हैं, उनकी पुरानी कार्यशैली है, उसके आधार पर आपको आज के इस वीडियो में एक झलक दिखला सकूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज के इस वीडियो में मैं ये दिखाने का प्रयास करूंगा, एक झलकी दिखाऊंगा कि कर्नाटक में अगले 5 साल का कार्यकाल कैसा होने वाला है। ये दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जो चीज़ें पहले दिख रही थी उसके बाद आज जो मैंडेट हासिल हुआ है, तो लोगों को यही लग रहा था कि कांग्रेस की कार्यशैली बदल जाएगी। लेकिन जो हाल के उदाहरण हैं पिछले 2-4 दिनों के, उसे देखकर तो ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि सीएम की कुर्सी की लड़ाई जिस प्रकार से हुई है दोस्तों, वो तो सबने देखा और टीवी में देखा। फिर उसके बहाने क्या क्या बनाए गए वो भी मैं आपको कल दिखा चुका हूं। इतने कश्मकश के बाद सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इसके बाद डीके शिव कुमार ने भी डिप्टी सीएम की शपथ ली और कई मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण में हिस्सा लिया, उन्होंने भी शपथ लिया। लेकिन इसके बाद तो राहुल गांधी जी भाषण देने लगे, फिर से वही पुराने वादे, यानी आने वाला 5 साल बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन बात इस समय सिद्धारमैया की ही करूंगा। सिद्धरामैया ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು, लेकिन मैं कुछ पुरानी यादें सिद्धारमैया जी की निकाल कर लाया हूं। जो ये मुख्यमंत्री साहब है ना, इनको महंगे उपहार बड़े पसंद हैं। और क्यों कह रहा हूं, मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूं। पिछली बार एक विधायक मित्र ने लैंड क्रूजर गाड़ी उपहार में दी थी, देख लीजिए रिपोर्ट, वो भी 1 साल के तेल के कूपन के साथ। तेल ना भरवानी पड़े, पैसा ना लगे, तो ये महंगा उपहार आप देख लीजिए। इसके बाद एक दूसरे विधायक ने उन्हें मर्सिडीज बेंज जो है वो उपहार में दिया। और ये तब का हाल है दोस्तों जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे। ये जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ,
लेकिन सरकार में साझेदार थे, क्योंकि आपको याद होगा कि जेडीएस को मुख्यमंत्री का ऑफर दे दिया, सरकार में साथ हो गए और किसी तरीके से चूंकि भाजपा को बाहर रखना था तो ये सारी कवायद की गई थी और तब ये उपहार लिया था। आप देख लीजिए 1.5 करोड़ रुपए का मर्सिडीज बेंज। कोई देता है क्या किसी को? लेकिन ये सत्ता में है तो मिल सकता। अब तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब ये मुख्यमंत्री थे तब का भी आपको दिखाता हूं। एक मित्र ने 70 लाख रुपए की घड़ी 70 लाख रुपए की, सुना भी नहीं होगा आपने, उपहार में दी थी और इसको लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ था दोस्तों। तो कुल मिलाकर अगर मैं उपहार की बात कर रहा हूं, गिफ्ट की बात कर रहा हूं, अब तो ये खुद ही मुख्यमंत्री हैं, अभी सत्ता में साझेदार थे। अब जब वो मुख्यमंत्री हैं तो किस प्रकार की गाड़ियां या उपहार वो लेते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। वैसे सिद्धारमैया जी का एक और प्रिय विषय है ये तुष्टीकरण वाला। ये तो कांग्रेस का ही है। अब कांग्रेस पर आप चाहे जो भी कहिए, लेकिन सिद्धारमैया जी ने क्या किया वो भी दिखा देता हूं। पिछली बार उन्होंने हजरत टीपू सुल्तान की जयंती मनाने की घोषणा की थी और टीपू सुल्तान की शख्सियत क्या रही है ये अब किसी से छिपा नहीं। ये सब अब आपको बताने की ज़रूरत भी मैं नहीं समझता, ये आप रिपोर्ट में जाकर देख सकते हैं। यानी जाहिर है जब ये घोषणा हुआ कि इनकी जयंती मनाई जाएगी तब भी भारी विवाद हुआ था, लोगों ने विरोध किया था, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि टीपू जयंती मनाई जाएगी। लेकिन इस बार क्या होगा दोस्तों, ये देखने की बात है। लेकिन एक चीज़ जो बड़े खुलेआम है, आईने की तरह साफ है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इसका ऐलान किया है। और वो ऐलान क्या है? वो ऐलान ये है कि मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया जाएगा। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन ये तो उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा है। और ये भी कहा कि बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे। अब ये किस तरफ चीज़ें जा रही हैं आपको समझने की क्या ज़रूरत है। अब जब ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ तो ये भी जानना ज़रूरी है कि समुदाय विशेष को खुश करने के लिए जो अपने ही देश के महापुरुष हैं उनको अपमानित करने का भी ये मौका नहीं छोड़ते। और ये तो खुद राहुल गांधी कर चुके हैं, वीर सावरकर को लेकर क्या कुछ कह चुके हैं, ये तो अब जग जाहिर है और लगातार बोलते हैं। पता नहीं महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता किस प्रकार से इसे झेलते होंगे, ये समझना नाकाफ़ी। और खुद राहुल गांधी के जो पूर्वज हैं उन्होंने कितना सम्मान दिया ये भी ये नहीं देखते। लेकिन मैं सिद्धारमैया की बात बताता हूँ। आप देखिए, सिद्धारमैया जी वीर सावरकर को हिटलर का हिमायती बता चुके हैं। और एक बयान तो मैंने आपको अभी सुनाया कि उन्होंने किस प्रकार से ये बयान दिया कि तिलक लगाने वाले हिंदुओं से वो डरते हैं, भय का माहौल बनाते हैं। कुमकुम लगा हुआ टीका एकदम इशारे करके बता रहे थे, उनसे उन्हें डर लगता है। यानी एक तरफ जहां वीर सावरकर को वो हिटलर फांसीवादी बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो बहुसंख्यक समाज है उसे भ्रमित करने के लिए राहुल गांधी की तरह ही हिंदुत्व और हिंदुत्व का फर्क भी बताते हैं। ये भी मैं आपको बयान सुना चुका हूं। अब इन सब से आगे बढ़कर एक बहुत बड़ी चीज़ जो शायद लोग भूल गए होंगे, लेकिन याद दिलाना ज़रूरी है कि ये सिद्धारमैया की सरकार ही थी जिन्होंने लिंगायत समुदाय को हिंदुओं से अलग एक अल्पसंख्यक समुदाय घोषित कर दिया था। ये तो चीज़ ओझल हो गई थी। इसको फिर से याद कीजिए कि लिंगायत समुदाय को हिंदुओं से अलग ही कर दिया था। ये घोषणा कर दी गई थी सरकार के द्वारा। यानी कांग्रेस मुसलमानों को खुश करने और हिंदुओं को बांटने का जो काम पहले कर चुकी है उस पर सबकी नज़र है, क्योंकि इस फॉर्मूले से उसे लगता है कि मुस्लिमों का तो वोट मिलेगा ही, और जो अलग अलग जातियां हैं उनका अगर थोड़ा बहुत वोट भी वो समेट ले, इधर उधर से छिटक जाए, जैसा कि इस बार हुआ है, जेडीएस के वोट छिटक कर इधर चले गए, तो फिर उनकी जीत तो निश्चित है। वैसे जब मैं आपको दोस्तों सिद्धारमैया की बात दिखा रहा हूँ, उनकी चीज़ों को समझाने, उनको एक झलकियाँ उसकी दिखा रहा हूँ, तो ये भी आप जान लीजिए कि इस सरकार की शुरुआत ही
झूठ की बुनियाद पर हुई है। क्यों? क्योंकि याद होगा आपको कि इस बार के चुनाव में लगातार कांग्रेस ने और खुद सिद्धारमैया जी ने इस बात को प्रचारित किया कि ये उनका आखिरी चुनाव है। याद है कि नहीं आपको? ये तो मैं आपको वीडियो भी दिखा चुका हूं और ये आप रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो आज सच बोल रहे हैं तो फिर क्या 2018 और 2013 में उन्होंने झूठ बोला था, या वो सच था या ये झूठ था? क्योंकि 2013 में भी सिद्धारमैया ये बोल चुके थे कि ये उनका आखिरी चुनाव है। फिर 2018 का चुनाव आया, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि ये उनका आखिरी चुनाव है। फिर सत्ता में साझेदार बन गए, 2023 में भी बोला। तो अब ये तो झूठ की बुनियाद है। लेकिन मैं ये मान कर चल रहा हूँ, चलो भैया चुनाव जीतनी है तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, चलो झूठ ही सही। तो वो सत्ता पा गए, लेकिन आगे क्या इस तरह की तस्वीर होगी ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा दोस्तों। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस के चरित्र को दोस्तों समझना बड़ा आसान है। एक ही फॉर्मूला है और शर्त इतनी है कि आप उस फॉर्मूले को समझ लें तो उनकी जितनी भी राज्यों में जीत हुई है वो आप डिकोड कर पाएंगे। इस फॉर्मूले में सत्ता पाने के लिए कांग्रेस का एक ही काम होता है, जो अल्पसंख्यक समाज है उसको किसी तरीके से एकजुट करके उसके वोट बैंक को हासिल कर लेना, और जो बहुसंख्यक समाज है उसमें तमाम तरीके से एक फ़र्क पैदा करना। यह आपको इस चुनाव में भी नज़र आएगा। लेकिन फ़र्क इसमें जानते हैं क्या है? पहले जिसे धर्मनिरपेक्षता की ओट में कहा जाता था, अब उसे राहुल गांधी प्यार की राजनीति कहते हैं। ये जो शब्दों की लच्छेदारी है ना, उसको अगर आप समझ लेंगे तो सारी चीज़ें एक साथ समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों, चूँकि कांग्रेस की जीत हुई है तो उस बात को स्वीकार करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोगों को समझ में आना चाहिए कि लोगों ने किस लिए उन्हें वोट दिया है। लेकिन जो ये पुरानी हरकतें हैं, अगर उससे कांग्रेस ने पीछा नहीं छुड़ाया तो यकीन मानिए ये एक दुखद बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।